वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा इंडिया का सबसे डिबेटेड वर्ड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेके इतना कंफ्यूजन है, इतना डर है और इतनी पॉलिटिक्स है कि सच क्या है यह पता ही नहीं चलता। तो चलिए अगले कुछ ही मिनट्स में सारे मिथ्स को बस्ट करते हैं और एकदम आसान भाषा में इसका सच जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या सरकार अब आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा ये डिसाइड करेगी? क्या आपकी शादी, आपका डिवोर्स, इसके रूल्स अब आपका रिलीजन नहीं बल्कि सरकार का कानून डिसाइड करेगा? क्या आपके जो सदियों पुराने कस्टम्स हैं वो सब खतरे में हैं? यही डर है ना? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले लेट्स गेट टू द बेसिक्स। ये यूसीसी आखिर है क्या? व्हाट्सएप पे तो हजारों थ्योरीज चलती रहती हैं, लेकिन इसका असली और आसान मतलब क्या है? लेट्स डिकोड इट। देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अभी इंडिया में क्राइम के लिए एक ही लॉ है, राइट? इंडियन पीनल कोड। चोरी की सजा हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है। लेकिन जब बात आती है पर्सनल मैटर्स की, जैसे शादी, डिवोर्स या प्रॉपर्टी का बंटवारा, तो हर रिलीजन का अपना अलग पर्सनल लॉ है। यूसीसी का सिंपल सा आइडिया है इन सभी अलग अलग पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके एक सिंगल कॉमन लॉ लाना। वन कंट्री, वन सिविल लॉ, दैट्स इट। ओके, तो अगर आइडिया इतना सिंपल है तो फिर इस पर इतना हंगामा क्यों है? पूरी बहस दो चीजों पर टेकी है। एक तरफ है इसके बेनिफिट्स और दूसरी तरफ है इससे जुड़े हुए डर। चलिए दोनों साइड्स को आराम से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं। उनका सबसे बड़ा पॉइंट है जेंडर जस्टिस, मतलब हर औरत को, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, प्रॉपर्टी और डिवोर्स में बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। सिंपल। दूसरा पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन। जब हर सिटीजन के लिए एक ही लॉ होगा तो वन इंडियन वाली फीलिंग और भी स्ट्रांग होगी। और आखिर में लीगल सिंप्लीफिकेशन। यार इतने सारे अलग अलग लॉज से कोर्ट्स में जो कंफ्यूजन और डिले होता है ना, वो खत्म होगा, जस्टिस थोड़ा फास्टर मिलेगा। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये बात खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कही थी। उनके शब्दों में, मुझे ये समझ नहीं आता कि रिलीजन को इतना बड़ा एरिया क्यों दिया जाना चाहिए कि वो पूरी लाइफ को कवर करे और लेजिस्लेचर को उसमें सुधार करने से रोक दे। इससे साफ है कि वो भी सिविल मैटर्स में रिफॉर्म चाहते थे। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका डर क्या है? सबसे बड़ी चिंता है थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम। उन्हें लगता है कि ये उनके आर्टिकल 25 यानी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी पर सीधा अटैक है। दूसरा डर है कल्चरल आइडेंटिटी खोने का। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में एक बहुत बड़ा डर है कि यूनिफॉर्म के नाम पर कहीं मेजॉरिटी का लॉ ही सब पर न थोप दिया जाए। और हाँ, जो उत्तराखंड में लाइव इन रिलेशनशिप वाला रूल आया है, उसने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यानी मॉरल पुलिसिंग का डर और भी बढ़ा दिया है। तो आखिर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या? बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स के बीच की एक टग ऑफ वॉर है। एक तरफ है आर्टिकल 44 जो कहता है कि गवर्नमेंट को यूसीसी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक गोल है, अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप इसके लिए कोर्ट जाकर गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है आर्टिकल 25 जो हर सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। ये एक फंडामेंटल राइट है और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। इन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे बड़े झूठ को, सबसे बड़े मिथ को बस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक गलतफहमी ने सबसे ज्यादा डर फैलाया है। ये सवाल हर जगह है। सोशल मीडिया पर, घरों में, दोस्तों के बीच में लोग पूछ रहे हैं कि क्या यूसीसी आने से आप फेरे नहीं ले पाएंगे या निकाह नहीं पढ़ पाएंगे? क्या आपके रिलीजियस सेरेमनीज बंद हो जाएंगी? इसका जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। ये 100% गलत इंफॉर्मेशन है। लेट मी बी वेरी क्लियर। यूसीसी का आपके शादी करने के तरीकों से, आपके रिचुअल से, जैसे फेरे या निकाह से कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी रिलीजियस फ्रीडम का हिस्सा हैं और वो सेफ हैं। तो फिर यूसीसी रेगुलेट क्या करेगा? वो शादी के लीगल एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करेगा, जैसे शादी की मिनिमम लीगल एज क्या होगी सबके लिए, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी पर बैन लगेगा, डिवोर्स लेने का प्रोसीजर और ग्राउंड सबके लिए सेम होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में बेटे और बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। दैट्स इट। आपके पर्सनल रिचुअल्स पे कोई आंच नहीं आएगी। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में यूसीसी कैसा दिखता है, क्योंकि इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं जहां इस तरह का कॉमन कोड ऑलरेडी काम कर रहा है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हमारे पास दो इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं।
गोवा में आज़ादी से भी पहले का पोर्चुगीज सिविल कोड चला रहा है। इसका सबसे यूनिक फीचर है कम्युनियन ऑफ एसेट्स, यानी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी में हस्बैंड और वाइफ का 50-50 हिस्सा होता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लाने वाला पहला स्टेट बना है और इसका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है लिव इन रिलेशनशिप्स का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। दोनों से हमें लेसन्स मिलते हैं। गोवा दिखाता है कि एक कॉमन कोड आराम से चल सकता है और उत्तराखंड का मॉडल बताता है कि शायद स्टेट बाय स्टेट अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। तो सारी पिक्चर अब आपके सामने है। एक तरफ है जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी का आर्ग्यूमेंट, दूसरी तरफ है रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी का डर। ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपका और मेरा रोल क्या है? देखिए, आपका काम सिर्फ ब्लाइंडली सपोर्ट या अपोज करना नहीं है। आपकी पहली ड्यूटी है बी इन्फॉर्म्ड। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विश्वास मत कीजिए, रिलायबल सोर्सेज से एक्चुअल ड्राफ्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आस्क क्वेश्चंस। अपने एमएलए, अपने एमपी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे पूछो कि उनका इस पर क्या स्टांस है। तीसरा, डिबेट में हिस्सा लो बट कंस्ट्रक्टिवली। और चौथा, इसके कोर आइडिया यानी सभी औरतों के लिए जेंडर जस्टिस, उसको समझो और सपोर्ट करो, क्योंकि देश सिर्फ कानून से नहीं, जागरूक नागरिकों से बदलता है। तो आखिर में मैं आपको दो सबसे बड़े सवालों के साथ छोड़ जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, यूसीसी देश को जोड़ेगा या तोड़ेगा? और ये जो लाइव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करने वाला नया नियम है, ये आज़ादी है या मॉरल पुलिसिंग? ये सही है या गलत? आपको क्या लगता है? आई रियली वांट टू नो। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर उस दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जिसके मन में यूसीसी को लेकर कोई भी सवाल है।